तो हमने देखा कि किस तरह से ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन पहुंच चुका है एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब में। तो अब हम बात करते हैं अबाउट स्पर्म मोटिलिटी। अगर हम किसी रिपोर्टर वगैरह के सीन में बात करें तो आइए देखते हैं कि किस तरह से स्पर्म का सफ़र रहा वेजाइना से कहाँ तक, एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब तक। चलिए आइए देखते हैं। पता है क्या यार, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है ना, वो वेजाइना में स्लो होती है, सर्विक्स में फिर बढ़ती है और यूटेराइन कैविटी से फिर एक्चुअली और इंक्रीज हो जाती है एंड देन इट रीचेस टू। अच्छा ऐसा नहीं है यार, देखो स्पर्म की जो मोटिलिटी है ना वो वेरिएट क्यों करती है, उसका भी रीज़न है। और सबसे बड़ी बात, अभी हम आगे जैसे जैसे इस टॉपिक को पढ़ते जाएंगे ना, हमें एक चीज़ समझ आ जाएगी कि यार ये स्ट्रगल ना लड़कों का सिर्फ बाहरी लेवल पर नहीं होता, बेचारों को गैमेट्स की फ्यूजन के लेवल, फर्टिलाइजेशन के लेवल पे भी उनको कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर कोई स्पर्म की दर्द भरी कहानी सुन लेना कि उसे क्या क्या करना पड़ता है तो शायद वो बेचारे इन सब कामों को ही छोड़ दें। बट टू बी ऑनेस्ट, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर दी सर्वाइवल। किसी भी स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, फुल स्टॉप लग जाएगा तो वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। इसीलिए राइट। सो अब हम बात करते हैं स्पर्म की मोटिलिटी के रिगार्डिंग। स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म जब वेजाइना के अंदर होता है ना यार, वेजाइना के अंदर जब स्पर्म होता है तो बेसिकली क्या होता है, उसका जो मोटिलिटी है वो स्लो होती है। क्यों स्लो होती है? क्योंकि वेजाइना का पीएच स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। ठीक है, अगर वो स्लाइटली एसिडिक, वो उसका रीज़न क्या है, वो वेजाइना का जो हमारा पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक इसीलिए होता है ताकि यूटीआईज कॉमनली ना हो, कोई भी यूटेराइन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो है कॉमनली ना हो, यूटीआईज। इसीलिए वेजाइना का जो हमारा पीएच होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये ओवर एसिडिक हो गया देन इट विल रिड्यूस द फर्टिलिटी, राइट। वो फर्टिलिटी, क्योंकि यार स्पर्म्स काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ऊपर मूवमेंट होगी ही नहीं। अभी उनका एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, तो स्पर्म की मोटिलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। लेकिन मतलब बेचारों को काफ़ी सफ़र करके जाना पड़ता है। यहाँ पर अराउंड 200 to 500 मिलियन की रेंज में स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन में। और लाइक बहुत सारे तो बेचारे वहीं डिजोल्व हो जाते हैं, कुछ ही ऊपर तक जा पाते हैं। उसके बाद में अगर ये हाईली बेसिक हो गया तो फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये स्लाइटली एसिडिक जो इन्वायरमेंट है वेजाइना का, ये प्रिवेंट करता है कि किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस ना हो। तो अब स्पर्म मोटिलिटी में सबसे पहला स्टेप हमारा क्या आया? स्पर्म मोटिलिटी में उसे सबसे पहले वेजाइना से ऊपर की तरफ मूव करना है। ओके जी, उसको वेजाइना से ऊपर की तरफ मूव करना है। और जब ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वेजाइना से सर्विक्स की तरफ आते हैं, तो क्योंकि पीएच हमारा नॉर्मल हो जाता है, पीएच हमारा एसिडिक नहीं रहता, तो स्पर्म की मोटिलिटी वहाँ इंक्रीज हो जाती है। टू बी ऑनेस्ट, जब यहाँ पर डिपॉजिट होता है सिक्रीशन, एक इजैकुलेशन में जो सिक्रीशन डिपॉजिट होता है वो डिपोजिशन में सिर्फ 10% स्पर्म्स होते हैं। यानी कि जो सीमेन वेजाइना में डिपॉजिट होता है, लेट मी जूम इट आउट, जो सीमेन वेजाइना में डिपॉजिट होता है उसका सिर्फ 10% स्पर्म्स होते हैं। एंड यू नो व्हाट, स्पर्म्स अपने साथ में बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बेचारे अकेले आ रहे हैं, उन्हें पता है कि हम छोटे गांव से, बेसिकली अपने छोटे गांव से एक बड़े शहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो अपना 10% स्पर्म्स जो है अपने साथ में काफ़ी कुछ चीज़ें लेके आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेसिक्यूलेज एंजाइम के बारे में। वेसिक्यूलेज एंजाइम के बारे में हम लोग इसीलिए बात करेंगे यार, एक्चुअली क्या होता है, सीमेन, अगर जैसे हमारा ये वेजाइना है, राइट, सीमेन यहाँ पर है यार, देर आर चांसेस कि वो फ्लो बैक कर जाए। तो वेसिक्यूलेज एंजाइम बेसिकली प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। एक तरीके से कोगुलेटिव एंजाइम है, ठीक है ना, वो ना यहाँ पर उसको कोगुलेट करके रखता है कि भैया, क्योंकि उसमें स्पर्म्स है, नेक्स्ट जनरेशन का डाटा आया है भाई, तो ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर निकल जाएगा, उसको कोगुलेट करके रखता है ताकि स्पर्म्स वहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर पाए, बाहर की तरफ ना आ जाए, वो वापस बैक फ्लो ना हो जाए। सो दिस इज एक्चुअली डन बाय योर वेसिक्यूलेज एंजाइम। और क्योंकि ये स्पर्म्स अपने लिए करते हैं तो ये सीमेन में वो अपने आप अपने घर से लेके आते हैं, जैसा यूट्राइन कैविटी उसको प्रोवाइड नहीं कर रही है, उसका काम वेसिक्यूलेज एंजाइम का जो सीमेन में हो रहा है वो स्पर्म्स अपने लिए खुद ही लेकर आए हैं, राइट।
ओके, अनदर इम्पॉर्टेंट, सो हमने क्या देखा कि वेसिकुलेज एंजाइम सीमेन में होता है, 10% स्पर्म्स होते हैं और इसका काम क्या होता है, इट कैरीज आउट द कोगुलेशन, ये कोगुलेशन करके रखता है, सीमेन की कोगुलेशन करके रखता है ताकि स्पर्म्स बाहर ना आ जाए बेचारे, उल्टा बैक फ्लो ना हो जाए, उन्हें ऊपर की तरफ जाना है, वो नीचे की तरफ ना चले जाएं यार, मतलब बाहर ना चले जाएं यूट्राइन कैविटी से, ओके, वेजाइना से बाहर ना चले जाएं। सो इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि स्पर्म्स को यार किसी भी इंसान को ट्रेवल करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। अब यार जब आप ट्रेवल कर रहे हो और ऐसी जगह ट्रेवल कर रहे हो ना आपकी किसी से जान पहचान है, ना कोई मतलब, ना कोई लेना ना कोई देना, कुछ भी नहीं है, रास्ते भर में आप किसी को नहीं जानते, ऑनेस्टली स्पीकिंग स्पर्म्स बेचारे अपना खुद का खाना भी खुद लेके चलते हैं। हम लोगों ने ना हमेशा पढ़ा है दैट जो स्पर्म्स हैं दे हैव, आई विल शो यू डायग्राम ऑफ स्पर्म, राइट, इसके पार्ट्स होते हैं, यू हैव अ हेड, यू हैव अ नेक, यू हैव अ मिडल पीस एंड यू हैव अ टेल। यार एक्चुअली क्या होता है कि ये जो हमारा मिडल पीस है इसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक्चुअली होता है क्या है, जितने सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सारा का सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द मिडल पीस। माइटोकॉन्ड्रिया एज यू ऑल नो एनर्जी हाउस है, लेकिन ये एनर्जी कहाँ से आती है, कौन सा भी एनर्जी की जनरेशन के लिए आपको सोर्स तो कुछ चाहिए, तो बेसिकली बेचारे सीमेन 10% स्पर्म्स के साथ वेसिकुलेज एंजाइम के साथ फ्रुक्टोज भी कैरी करता है, राइट, फ्रुक्टोज भी कैरी करता है। और फ्रुक्टोज वो क्यों कैरी करता है, क्योंकि इसके ब्रेकडाउन से ही जो एनर्जी बनेगी उसको यूज़ करके वो आगे की तरफ, मतलब अपना खाना भी बेचारा लेके जा रहा है, वो अपने आप को अंदर टिकाने के लिए भी एंजाइम लेके जा रहा है, वो अपना खाना भी अपने साथ लेके जा रहा है कि भैया जब मैं जाऊँगा तो मुझे पता है मुझे ऐसे सब सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद में हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट था दैट जो हमारा एक सिंपल स्पर्म है, राइट, उसको यहाँ से इस्थेमस तक पहुँचने में, राइट, जो प्रॉपर उनका पैसेज है, लेट मी शो यू अनदर डायग्राम, ओके, यहाँ से लेके इस्थेमस तक पहुँचने में जो मिनिमम टाइम आज तक हमें समझ आया ना, मिनिमम टाइम जो आज तक हमें अदर बुक्स से मिला है, वो क्या मिला है, 5 मिनट। मतलब एक तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो कि वो लड़का अपने घर से स्कूटी, बाइक, गाड़ी जिसमें भी आया, 5 मिनट में उस लड़की की गली के बाहर आ गया। इस्थेमस इज एक्चुअली गली के बाहर का एरिया, तो 5 मिनट में वो यहाँ तक आ गया। फैक्ट इज यहाँ तक की जर्नी, इस्थेमस तक की जर्नी उसकी 5 मिनट तक की थी, उसके बाद में लगी उसकी लंका। मतलब स्पर्म्स का मिनिमम टाइम जो हमारा नोट डाउन हुआ है अभी तक वेजाइना से इस्थेमस तक आने का, स्पर्म्स का जो मिनिमम टाइम रिकॉर्ड है वो है 5 मिनट्स और मैक्सिमम 45 मिनट्स, नॉट बियॉन्ड दैट। लेकिन जो इस्थेमस पर आ गया ना, उसके बाद में भैया यहाँ है वो लड़की। अब भैया ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि उसके भाइयों को पता नहीं होगा, यहाँ उसकी लगेगी लंका, यहाँ उसे देने पड़ेंगे काफ़ी सारे टेस्ट, यहाँ पर होंगे मल्टीपल रिएक्शंस। तो पहला रिएक्शन जो यहाँ होता है वो होता है हमारा कैपेसिटेशन रिएक्शन। द नेम ऑफ द रिएक्शन इज योर कैपेसिटेशन रिएक्शन। जो पहला बलिदान होगा ना उसका, वो यहाँ होगा कैपेसिटेशन रिएक्शन, ठीक है, ये हमारा होगा कैपेसिटेशन रिएक्शन। इस्थेमस पर होता है हमारा कैपेसिटेशन रिएक्शन। और एक बात यार, अब हम जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, जो जितनी भी घटनाएं हम स्पर्म्स के साथ पढ़ेंगे ना कि हो रही हैं, वो सब की सब क्यों हो रही हैं, क्योंकि यार हमारा जो ये ओवा है ना, जो ये हमारी लड़की है ना, ये ऐसा नहीं है अकेली आई है, ये भी महान बहुत सारी मेम्ब्रेन्स अपने साथ लेकर आई है, बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अपने साथ लेकर आई है। कोरोना रेडिएटा, प्री विटेलाइन स्पेस, जोना पेल्यूसिडा, विटेलाइन मेम्ब्रेन। सो बेसिकली इन सारे के सारे बैरियर्स को तोड़ने के लिए जो रिएक्शंस होते हैं स्पर्म के साथ, जो स्ट्रगल होता है स्पर्म के साथ, जो घटनाएं होती हैं स्पर्म के साथ, उन्हें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दे आर अबाउट कैपेसिटेशन रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन और वी हैव कॉर्टिकल या फिर जोना रिएक्शन। ये सब हरकतें हम अब एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये बैरियर्स है, राइट, ये है हमारा ओवा,
यहाँ है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस से फ्यूजन चाहिए हमें हमारे मेल प्रोन्यूक्लियस का, ये फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, मेल प्रोन्यूक्लियस को इस न्यूक्लियस के पास तक आना है और उसके लिए उसे पार करने पड़ेंगे उसके सारे घर वालों के दिए बैरियर्स जो उसके ऊपर लगे हुए हैं. सो नाउ वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट द कैपेसिटेशन रिएक्शन एंड देन वी विल सी द एक्रोसोमल रिएक्शन, जोनल रिएक्शन और कॉर्टिकल रिएक्शन एंड वी विल सी द स्ट्रगल ऑफ स्पर्म. सो कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, कैपेसिटेशन रिएक्शन को आप अज्यूम करके चल रहे हो कि वो जो स्पर्म आया है वो अपने सर पे कुछ ऐसे छोटे छोटे दोस्तों को बैठा के ले आया है जिनकी एंट्री अलाउड नहीं है, राइट. क्या होता है, देयर आर सम ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स स्पर्म के हेड के ऊपर, ठीक है, देयर आर सम ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स यू कैन से. ये एक्चुअली दे वांट दिस ग्लाइकोप्रोटीन्स टू बी रिमूव्ड, उन्हें ये ग्लाइकोप्रोटीन्स रिमूव चाहिए होते हैं, राइट, दे नीड टू बी रिमूव्ड. एंड द फैक्ट इज कि कोई भी स्पर्म जिसके सर के ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स, बेसिकली हम उसको एक हेड वॉश दे रहे हैं कि भैया तो इतनी दूर से आ रहा है, और ये काम कौन करता है, यूट्राइन कैविटी. ऑब्वियस सी बात है, कुछ लड़की का भी तो फेवर होगा. तो बेसिकली क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स उसके अराउंड जो प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव किया जाता है कैपेसिटेशन रिएक्शन के टाइम पर, राइट. दे आर एक्चुअली रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ कैपेसिटेशन रिएक्शन. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि कोरोना रेडिएटा, जो सबसे बाहर वाली आपकी लेयर है ना, कोरोना रेडिएटा, इससे वही स्पर्म पास कर पाएगा, इसको वही स्पर्म पेनिट्रेट कर पाएगा जो कैपेसिटेटेड होगा, यानी कि जिसका हेड वॉश होगा. जिसका हेड वॉश नहीं होगा उसे बाहर ही रोक दिया जाएगा, ठीक है ना, उसे क्या होगा, उसे बाहर ही रोक दिया जाएगा इन केस ऑफ योर कैपेसिटेशन रिएक्शन, राइट. तो बेसिकली कैपेसिटेशन रिएक्शन में क्या क्या रिमूव होता है, एक तो जो अराउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं उनको रिमूव किया जाता है, प्लस देयर इज रिमूवल ऑफ सम स्टीरोल्स. क्या होता है यार, स्पर्म के अराउंड ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एंड साइमल्टेनियसली हम उसको देयर इज एन एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, ठीक है, देयर इज एन एक्रोसोमल मेम्ब्रेन. क्या होता है यार, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन को हम लोग इसमें डीस्टेबलाइज करते हैं. और आपको पता है दैट कोई भी सेल मेम्ब्रेन के, हमने लेक्चर में पढ़ा था दैट सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास में कोलेस्ट्रॉल होता है, राइट. तो बेसिकली क्या होता है, वो हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर है. मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, राइट. सिमिलरली हम लोग अगर ये कोलेस्ट्रॉल हम लोग रिमूव कर दें या एक्सेसिव कर देते हैं तो मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी लूज कर जाती है. इन दिस केस क्या होता है कि वी एक्चुअली इन केस ऑफ कैपेसिटेशन रिएक्शन देयर अकर्स रिमूवल ऑफ स्टीरोल्स एंड नॉन कोवलेंटली बॉन्डेड ग्लाइकोप्रोटीन्स, इनको रिमूव किया जाता है, ठीक है. मैं अभी ये नहीं लिख रही हूँ कि मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया गया है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि स्टीरोल्स के रिमूवल से मेम्ब्रेन डीस्टेबलाइज की गई है, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को अफेक्ट किया गया है मेम्ब्रेन को, बट मेम्ब्रेन अभी है वहाँ पे, राइट. एंड मोर ओवर देर इज अ मॉलिक्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं FPP मॉलिक्यूल, फर्टिलाइजेशन प्रमोशन पेप्टाइड, FPP मॉलिक्यूल, इसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रमोशन पेप्टाइड. बेसिकली ये सीमेन में होता है, इट इज रिलीज्ड बाय द मेल प्रोस्टेट ग्लैंड. एंड अगर इसकी कंसंट्रेशन प्रॉपर है, ठीक है, अगर तो ज़्यादा या एक्सेसिव है या कम है तो बेसिकली ये किसी काम का नहीं है, फिर ये प्रॉपर फर्टिलाइजेशन कैरी आउट नहीं करने देता. बट इफ़ इट प्रेजेंट इन एक्यूरेट कंसंट्रेशन, जितना ये चाहिए, तो इट समवेयर इंक्रीजेज द कैपेसिटेशन रिएक्शन, इट प्रमोट्स द कैपेसिटेशन रिएक्शन.